पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 10 अगस्त को उन्हें इलाज के लिए दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ती रही। इसके बाद फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उनकी हालत और गंभीर हो गई थी और कुछ दिनों से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जाहिर किया। उनके निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया। प्रणब मुखर्जी 2012 से साल 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे और 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली के निवास पर लाया जाएगा, जहां पर दोपहर 12 बजे तक उनके दर्शन किए जा सकेंगे। दोपहर बाद प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार होना है। 1969 में पहली बार वो राज्यसभा के लिए चुने गए और उनका राजनीतिक करियर लगभग 5 दशक पुराना है। 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी वो राज्यसभा के सांसद रहे। 1973 में पहली बार वो केंद्रीय मंत्री बने। तो कई सर्वोच्च पदों पर रहे हैं प्रणब मुखर्जी। 1980 में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता बने। 1982 से 84 तक देश के वित्त मंत्री रहे। इसके बाद नरसिंह राव सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। 1995 में प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री बने। फिर 2004 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2004 से 2012 तक वित्त, विदेश, रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। 2019 में देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें मिला। जनवरी 2019 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। देश के विकास में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। वो विद्वान व्यक्तित्व थे। हर राजनीतिक विचारधारा में उन्हें सराहा जाता था। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शनों के लिए भी रखा जाएगा और कई राजनीतिक दल के नेता भी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले आप देखिए उनके घर को सैनिटाइज भी किया गया, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से अब से कुछ देर में घर लाया जाएगा। और इस बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और प्रणब मुखर्जी को याद किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश शोक में है। देश के विकास में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। वो विद्वान व्यक्तित्व थे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश शोक में है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो तमाम यूरोप के देश पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 90वां बुक फेयर शुरू हुआ। वैसे तो हर साल ये मेला मई में शुरू होकर जून तक चलता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार मेले की तारीख 3 महीने आगे बढ़ा दी गई। और जब बुक फेयर खुला तो अच्छी खासी तादाद में लोग किताबें खरीदने पहुंचे। हालांकि ये संख्या पहले के मुकाबले 1/4 भी नहीं। बताया गया कि इससे पहले बुक फेयर में रोजाना 15,000 से भी ज्यादा लोग आते थे और पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। Portanto, só vamos permitir 3.300 pessoas em simultâneo. बुक फेयर में आने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों के मास्क पहनने की भी शर्त रखी गई है। ऐसे में कोई भी बिना मास्क के नजर नहीं आया। मेले में एंट्री पॉइंट पर ही सैनिटाइजर का इंतजाम भी दिखा और लोग उससे हाथ साफ करके ही अंदर दाखिल हुए। ये बुक फेयर 13 सितंबर तक चलेगा। अगले महीने से अयोध्या में राम मंदिर को बनाने के काम में तेजी आ सकती है। जानकारी के मुताबिक सितंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या में राम मंदिर की खुदाई का काम शुरू हो सकता है। इसके लिए जर्जर हो चुके मानस भवन को गिराने का काम शुरू किया गया। इससे पहले करीब 250 साल पुरानी सीता रसोई को गिराया गया ताकि राम मंदिर के काम में तेजी आ सके। उम्मीद है कि राम मंदिर का नक्शा अगले 1 हफ्ते में पास हो जाएगा, जिसके बाद उसे बनाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वहां कई मशीनें पहुंच चुकी हैं। यूरोप के देश पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 90वां बुक फेयर शुरू हुआ। वैसे तो हर साल ये मेला मई में शुरू होकर जून तक चलता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस बार मेले की तारीख 3 महीने आगे बढ़ा दी गई। और जब बुक फेयर खुला तो अच्छी खासी तादाद में लोग किताबें खरीदने पहुंचे।
हालांकि ये संख्या पहले के मुकाबले 1/4 भी नहीं। बताया गया कि इससे पहले बुक फेयर में रोजाना 15,000 से भी ज्यादा लोग आते थे और पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। Portanto, só vamos permitir 3.300 pessoas em simultâneo. बुक फेयर में आने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों के मास्क पहनने की भी शर्त रखी गई है। ऐसे में कोई भी बिना मास्क के नजर नहीं आया। मेले में एंट्री पॉइंट पर ही सैनिटाइजर का इंतजाम भी दिखा और लोग उससे हाथ साफ करके ही अंदर दाखिल हुए। ये बुक फेयर 13 सितंबर तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से छुट्टी मिल गई। गृह मंत्री अमित शाह को पूरी तरह ठीक होने के बाद एम्स से छुट्टी मिल गई। पिछले दिनों अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और मेदांता अस्पताल में उनका इलाज हुआ था, जहां से ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। हालांकि फिर उन्होंने थकान और शरीर में दर्द की शिकायत की। इसी के बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था। स्पेन में लियोन की टीम ने 5वीं बार महिला फुटबॉल चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया। लियोन ने फाइनल मुकाबले में वुल्फ्सबर्ग को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के बाद लियोन के प्रशंसकों ने कई जगहों पर जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों को मदद पहुंचाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तीनों आरोपी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे, जिनमें एक टीचर भी शामिल है। आरोप है कि पाकिस्तान से इनके खातों में पैसे भेजे जाते थे, जिन्हें ये कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाते थे। बनामी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ अमाउंट है जो इनके अकाउंट्स में आया है, जिसको हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं। दिल्ली के रघुवीर नगर में बीती रात डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वाले आजम और आमिर सब्जी बेचने का काम करते थे। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि हत्यारों ने दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। फिलहाल पुलिस इसे रंजिश का मामला मान रही है और हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने पूजा की। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से महामारी की रोकथाम हो जाएगी और जिंदगी पहले की तरह पटरी पर आ जाएगी। इसलिए ये लोग एक जगह जुटे और कुछ महिलाएं एक दूसरे से तालमेल बनाकर ढोल पर नाचती नजर आईं। कोरोना के खात्मे के लिए रखी गई इस पूजा में वहां के टीएमसी विधायक भी पहुंचे और खुद ढोल बजाकर झूमते दिखाई दिए। उन्होंने भी इन लोगों की आस्था पर विश्वास जताया। तो आज के प्रकृति ভালো থাকতো তাহলে আমরা মনে হয় कोरोना থেকে आरंभ করে। नाच गाने के बाद एक आदमी पौधे को कपड़े में लपेटकर खड़ा दिखा, जिसकी पूजा की गई। हालांकि पूजा के दौरान कोरोना से बचाव के लिए किसी तरह के एहतियात नहीं बरते गए। सभी लोग बिना मास्क पहने एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। भदोई में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। यूपी के भदोई में एक बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को पकड़ लिया गया। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी में पानी बढ़ने के बाद कई निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा मंडराने लगा। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद यूपी में कई पीपीएस अधिकारियों की पदोन्नति कर आईपीएस बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल से छुट्टी मिली। कोरोना के बाद सांस लेने में तकलीफ की वजह से एम्स में भर्ती हुए थे। यूपी के संभल में मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे एक दारोगा एक भैंस के गुस्से का शिकार हो गए। जिस भैंस ने दारोगा पर हमला किया वो पहले वहां कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुकी और थाने के बाहर बीच सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल पर बैठकर संभल थाने के दारोगा वहां पहुंचे तो पहले से खड़ी भैंस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारकर गिरा दिया। इससे पहले कि दारोगा को कुछ समझ आता, गुस्साई भैंस ने उन्हें अपने सींगों से सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। तुरंत ही एक महिला वहां पहुंची और उसने लाठी लेकर भैंस को वहां से खदेड़ दिया। फिर थाने से निकलकर कुछ पुलिस वाले भी बाहर आए और घायल दारोगा को सड़क से उठाया गया। हालांकि इस हमले में दारोगा को ज्यादा चोट नहीं आई। गाड़ी मैंने खड़ी कर दी और टक्कर मार दी उन्होंने, लेकिन तत्काल आगे गाड़ी खड़ी कर दी। बताया गया कि इलाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के काफी देर बाद उस भैंस को काबू में किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा नदी की खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से अब पानी नदी का किनारा तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया है। इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। बड़वानी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पूरे इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी है। मंदिर और मकान सब जगह पानी भर चुका है। कोरोना संकट के बीच देश भर में नीट और जेईई की परीक्षाओं के लिए तैयारियां पूरी हो गई। जेईई की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर तक होंगी, यानी जेईई की पहली परीक्षा में अब कुछ ही घंटे बाकी।
जिसे देखते हुए देश भर के सभी परीक्षा केंद्रों पर हलचल दिखी। झारखंड की राजधानी रांची के एक परीक्षा केंद्र से सामने आई तस्वीरों में कोरोना से बचाव के कड़े इंतजाम नजर आए। परीक्षा केंद्र में घुसते वक्त छात्र एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े हों, इसके लिए गोल निशान भी वहां बने दिखे। जी, अंदर बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। मध्य प्रदेश के रीवा में जेईई के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा छात्र बैठेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी परीक्षा के लिए दूसरे राज्यों से आए छात्रों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया, जिसकी खुद छात्रों ने भी तारीफ की। अभी तक बहुत सही है, अभी तक अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन बहुत सही है। गुजरात सरकार ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के लिए राज्य को पूरी तरह तैयार बताया। गुजरात में 38,000 से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। सभी बच्चों को गुजरात की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर परीक्षाएं कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई। इजराइल के तेल अवीव शहर से यूएई के अबू धाबी के लिए उड़े एक विमान ने इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब इन दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट उड़ी। इस विमान में इजराइल के अधिकारियों के साथ अमेरिका के भी कुछ टॉप अधिकारियों का एक डेलीगेशन अबू धाबी के लिए रवाना हुआ। अहम बात यह है कि इस डेलीगेशन में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके सलाहकार जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। अबू धाबी में यूएई की इजराइल के साथ हाल ही में कूटनीतिक रिश्ते शुरू करने के लिए हुई डील पर बातचीत होगी। अमेरिका की मध्यस्थता पर ही इजराइल और यूएई में करार हुआ था। एलएसी पर चीन की घुसपैठ की साजिश को नाकाम करते हुए भारत ने उसके सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख की पेंगोंग झील के पास एलएसी पर 29 अगस्त की रात को चीन के करीब 200 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन पहले से मुस्तैद भारतीय जवानों ने उनकी कोशिश को नाकाम करते हुए सभी 200 चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। खबर है कि इस दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन उस झड़प में किसी भी सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि 29 तारीख की रात की घटना से पहले चीन ने एलएसी के पास अपने J-20 लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए थे और उसने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने की बड़ी साजिश रची थी। सुशांत केस में कूपर अस्पताल के डीन से पूछताछ हुई। सुशांत मौत मामले में मुंबई के कूपर अस्पताल के डीन से महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि अस्पताल में सुशांत के शव के पास रिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। कूपर अस्पताल के डीन को आयोग ने ये सारी बातें 7 सितंबर तक लिखित में देने का निर्देश दिया है। डॉक्टर पिनाकिन गुज्जर आज खुद यहाँ महाराष्ट्र मानवाधिकार के आयोग में खुद मौजूद हुए और उन्होंने जबानी ये बात बताई है कि आखिरकार रिया कूपर अस्पताल के मॉर्चरी में कैसे पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 2017 में दिए अपने फैसले को सही बताते हुए उनकी याचिका पर दोबारा सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले माल्या ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर अपने बच्चों को 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी माना था। इस केस में अभी उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी क्योंकि वो विदेश में और वहां से आने के बाद ही सजा पर बहस होगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में राहत और बचाव टीम ने बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला की जान बचा ली। इस महिला की जानकारी मिलने पर तुरंत एसडीआरएफ की टीम को मदद के लिए रवाना किया गया, जहां एसडीआरएफ ने उसे नाव से बचाकर अस्पताल पहुंचाया। सुरक्षित अस्पताल पहुंचने के बाद उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मेहुल चोकसी और जाकिर नायक समेत कई लोगों की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिए जाने के आरोप पर घमासान छिड़ गया। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए और ये दावा किया गया कि इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन को मोटी रकम डोनेशन में दी। कि ये जो डोनेशन हुए थे ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार किया और आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बदनाम करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की रहती है वो की जा रही है। केंद्र ने विदेशी उड़ानों पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी। सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया। हालांकि विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए अभियान जारी रहेगा। यूपी के मिर्जापुर में एक युवक का पिस्तौल लेकर कुछ महिलाओं के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। नाचते नाचते ये लड़का हवा में 2 बार फायरिंग भी करता नजर आया। इसके बाद उसने तीसरी बार गोली चलाने की कोशिश भी की, लेकिन जब पिस्तौल नहीं चली तो उसने वो अपने साथी को पकड़ा दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
एमपी के शाजापुर में बाढ़ से बेहाल कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां लगातार हुई बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर आ गई, जिससे वहां बाढ़ के हालात बन गए और इस पानी ने कई रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया। ऐसे हालात में ये लोग विरोध जताने के लिए कमर तक भरे पानी में उतर आए और प्रशासन पर मदद के लिए आगे नहीं आने का आरोप लगाया। व्यवस्था अगर सरकार नहीं करेगी तो हम इसी पानी में रहकर हम सभी आमदा करेंगे। विरोध प्रदर्शन बढ़ने पर प्रशासन के एक अफसर इस मामले में सफाई देने के लिए सामने आए। तो जब पानी उतरेगा तभी तो हम सर्वे कर पाएंगे। बाढ़ की एक तस्वीर में घुटनों तक भरे पानी में कुछ बच्चे और बुजुर्ग सभी परेशान होते दिखे। बाढ़ का पानी मकानों के अंदर भी घुस गया और तो और एक आदमी टीवी को सिर पर रखकर आगे बढ़ता नजर आया। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक गांव में बाढ़ के पानी में फंसे 50 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की विधानसभा क्षेत्र बुदनी में नर्मदा नदी में उफान की वजह से कई गाँव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसी इलाके के सेबलबाड़ा गांव में 50 लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिसके बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को 3 बार में बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला गया। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव का एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। अमेरिका ने दावा किया कि रूस के 2 लड़ाकू विमान काला सागर के ऊपर उड़ रहे थे। उसके एक विमान के बेहद करीब पहुंच गए, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में रूस के 2 सुखोई अमेरिका के एक बम बरसाने वाले विमान के बेहद करीब उड़ते नजर आए, लेकिन उनमें एक ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो अमेरिकी विमान के ठीक सामने से गुजरते हुए दूसरी तरफ निकल गया। उसकी इस हरकत से अमेरिकी विमान का संतुलन बिगड़ने लगा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस के लड़ाकू विमानों की यह हरकत बेहद खतरनाक थी और उससे हादसा भी हो सकता था। अमेरिका ने अपने बम बरसाने वाले इन विमानों को नेटो देशों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वहां भेजा था, जहां उन्होंने नेटो के सभी सदस्य देशों के ऊपर से उड़ान भरी। इस दौरान उन देशों के लड़ाकू विमान भी उनके साथ उड़ते नजर आए, लेकिन इसी मिशन में शामिल एक विमान को बाद में रूसी लड़ाकू विमानों ने घेर लिया। महाराजगंज में पुलिस ने 1 करोड़ की हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की महाराजगंज में पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से 107 ग्राम का ड्रग्स बरामद किया। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई में एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 8 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। यूपी के जालौन में कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर एक नाबालिग से रेप की कोशिश की, जिसके बाद आसपास के लोगों ने नाबालिग लड़की को बचाया। चीन के शंसी में एक रेस्टोरेंट की छत गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां एक बुजुर्ग के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, लेकिन उसमें शामिल लोग मलबे में दब गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। ज्यादातर लोग कंक्रीट के भारी भरकम टुकड़ों के नीचे दब गए थे, जिसकी वजह से उन्हें निकालना मुश्किल हो गया। हालात देख करीब 700 लोगों को बचाव के काम में तैनात किया गया। मलबे को हटाने के लिए क्रेन और खुदाई करने वाली मशीनों की मदद भी ली गई। इस हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अदालत की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी माना था, जिसके बाद उन्हें कई बार माफी मांगने का मौका भी दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट ने उन पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दरियादिली दिखाते हुए कोर्ट प्रशांत भूषण को हल्की सजा दे रही है, लेकिन अगर उन्होंने 15 सितंबर तक 1 रुपए का जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल हो जाएगी। साथ ही उनके सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी, जिसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि वो सजा के तौर पर जुर्माना तो अदा कर देंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका भी दाखिल करेंगे, क्योंकि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज उठाए। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी जिलों में लोगों से कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर अतिरिक्त टीमें उतारी। हर टीम में 2 पुलिस वाले, 3 सिविल डिफेंस से जुड़े लोग और 1 टीचर शामिल। ऐसी एक टीम कड़कड़डूमा इलाके में दिखी, जो सड़क पर उतरकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स पर नजर बनाए दिखाई दी। ऐसे में उन्हें जो कोरोना के नियमों को तोड़ता दिखा, उसे उन्होंने बीच रास्ते में रोक लिया। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो वहां से भागने की कोशिश करते नजर आए। कुछ ने तो चालान कटने के डर से मास्क लगा लिया। नियमों का पालन सही प्रकार से करें, इसके लिए अध्यापक का काम ये है कि ये उन लोगों का चालान करेंगे,
जिन्होंने मास्क ठीक से नहीं लगा रखा है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क नहीं पहनने पर पकड़े गए कुछ लोगों ने जमकर बहानेबाजी भी की। ड्यूटी करके निकला सर, थोड़ी देर के लिए सोचा हवा ले लूं। बहाना बनाने वालों में एक बुजुर्ग दंपति भी शामिल रहे, जिन्होंने वहां से आंख बचाकर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन टीम के सदस्यों ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें आगे नहीं जाने दिया और उनका चालान काट दिया। मध्य प्रदेश के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वो सेना की नाव पर बैठकर इन जगहों पर पहुंचे। अपने दौरे में उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद का भी भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई मंत्रियों के कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए। इसके बाद एहतियातन मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि सीएम और सभी मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के चुनाव को चुनौती दी गई। इसमें आरोप लगाया गया कि प्रकाश जारवाल अनुसूचित जाति के दायरे में नहीं आते। इसके बाद भी उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित देवली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रकाश जारवाल और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीएसएफ ने तस्करों से 23 लाख से ज्यादा का सामान जब्त किया। आरोपी ये सामान नदी पार कर बांग्लादेश ले जाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बल ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर सभी आरोपी भागने में कामयाब रहे। पश्चिम बंगाल के मालदा में मानिकचक कॉलेज की दाखिले की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें गायिका नेहा कक्कड़ का नाम सबसे ऊपर शामिल है, जबकि उन्होंने दाखिले के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। यही नहीं, उनके नाम के आगे सभी विषयों में पूरे नंबर भी दिखाए गए थे। ये मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने लिस्ट में शामिल गायिका के नाम को फर्जी बताया और उसे हटा दिया। इससे पहले अभिनेत्री सनी लियोनी का नाम भी कोलकाता के आशुतोष कॉलेज की दाखिला सूची में आया था। सीरिया ने इजराइल पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। सीरिया के मुताबिक बीती रात इजराइल ने दमिश्क के नजदीक सीरिया के सैनिक ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। इस बीच इजराइल ने एक के बाद एक कई मिसाइलें भी छोड़ी। इस हमले में सीरिया के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 7 सैनिक घायल हो गए। सीरिया ने साथ ही ये भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। पिछले महीने 20 जुलाई को भी इजराइल ने सीरिया पर मिसाइलों से हमला किया था। राजस्थान में महंगी बिजली समेत कई मुद्दों पर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसकी एक झलक बूंदी में दिखी, जहां आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। बूंदी में बिजली निगम के दफ्तर के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक तौर पर राज्य के सीएम अशोक गहलोत का भी पुतला फूंका। काफी हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को दफ्तर में जाने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन सौंपकर गहलोत सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। यूपी के बागपत में एक पत्नी ने अपने पति की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि इन दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि गुस्साई महिला सरेआम अपने पति को पीटने लगी। इस महिला ने अपने पति को सबके सामने कई थप्पड़ मारे और फिर उसका कॉलर पकड़ लिया। इस बीच वो आदमी अपनी पत्नी को समझाने की भी कोशिश करता दिखा, लेकिन महिला ने उसे नहीं छोड़ा और कॉलर पकड़कर थाने ले गई। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को समझाकर झगड़ा खत्म करवा दिया। चरमपंथी संगठन हमास से लोहा लेने के लिए इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर एक लेजर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में गाजा पट्टी की तरफ से विस्फोटक से लदे गुब्बारों के जरिए इजराइल पर हमला करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसलिए इजराइल ने उनसे निपटने के लिए ये भारी भरकम लेजर सिस्टम काम पर लगा डाला। इसे ऑपरेट करने के लिए इजरायली पुलिस की एक पूरी टीम काम करती नजर आई। Latest new guided system has a success rate of more than 90% of shooting down the balloons. लेजर सिस्टम के रडार पर जैसे ही आसमान में विस्फोटक लेकर उड़ते गुब्बारे रिकॉर्ड हुए, उसने तुरंत लेजर लाइट से उन पर हमला कर दिया। खास बात यह कि इस लेजर सिस्टम को चलाते वक्त एयर स्पेस बंद करने की जरूरत नहीं, यानी कि ये तब भी बेधड़क काम कर सकता है जब आसमान में हवाई जहाज उड़ रहे हों। यूरोप के देश ग्रीस के जंगलों में भीषण आग लग गई। ये आग वहां के एक प्राचीन शहर माइसीने में लगी, जिसने जंगल के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से लपटे और धुआं उठने लगा।
फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग पर काबू पाने में जुटी दिखाई दी। कई दमकल कर्मी जमीन से मोर्चा संभालते दिखे तो कई विमान और हेलीकॉप्टर आसमान से जंगल के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करते नजर आए। ये आग फैलते फैलते शहर के एक प्राचीन किले तक भी पहुंच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की कोशिशों की वजह से आग किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, लेकिन जंगल में आग लगने के बाद एहतियात के तौर पर शहर में सैलानियों का प्रवेश रोक दिया गया। जियो फाइबर ने ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती और ज्यादा सुविधाओं वाले प्लान लॉन्च किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये बाजार में मौजूद सबसे सस्ते प्लान हैं, जिनकी शुरुआत केवल 399 रुपए मासिक से होगी। 399 रुपए में अनलिमिटेड डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन स्पीड 30 MBPS की होगी, जबकि 699 रुपए महीने में ये सभी सुविधाएं 100 MBPS की स्पीड के साथ मिलेंगी। इतना ही नहीं, कंपनी ने ग्राहकों को ट्रायल के लिए 1 महीना मुफ्त सेवाएं देने का भी ऐलान किया है। हालांकि ग्राहकों को कनेक्शन के साथ रिफंडेबल इंस्टॉलेशन फीस देनी होगी, लेकिन अगर ट्रायल के बाद ग्राहक कनेक्शन हटवाना चाहे तो पूरा पैसा वापस किया जाएगा। कंपनी ने 10 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन फ्री देने का ऐलान भी किया। इनमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो समेत तमाम बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं, लेकिन मुफ्त OTT प्लेटफॉर्म की सुविधा 999 रुपए या इससे ज्यादा मासिक किराए वाले प्लान के साथ मिलेगी। साथ ही मुफ्त 4K सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा। 999 रुपए से 8,499 रुपए तक मासिक तक के अलग अलग प्लान में ग्राहकों को 150 MBPS से 1 GBPS तक की स्पीड दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उसे 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। विजय माल्या मार्च 2016 से ही देश से फरार है और इस समय इंग्लैंड में है। केंद्र सरकार विजय माल्या को वापस लाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 2017 में अवमानना का दोषी करार दिया था। इसी फैसले के खिलाफ विजय माल्या ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। माल्या ने कोर्ट की रोक के बावजूद अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर किया था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में उद्घाटन से पहले ही पुल टूटने पर शिवराज सरकार घिर गई। ये पुल जून के महीने में बनकर तैयार हो गया था और उसका उद्घाटन होना बाकी था, लेकिन वो उससे पहले ही टूट गया और नए नवेले पुल का मलबा नदी में गिरा नजर आया। बताया गया कि पानी का बहाव तेज होने की वजह से पुल का ऊपरी हिस्सा बह गया और 2 हिस्सों में टूटकर नदी में गिर गया, जिसके बाद नदी में केवल पिलर खड़े दिखे। 3 करोड़ से अधिक की लागत का ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था और इसके टूटते ही अधिकारियों ने सारा ठीकरा बारिश पर फोड़ दिया। बहुत भीषण बारिश हो रही है सर, एक्सेस पानी जो निकला उसकी वजह से जो है ब्रिज बहा है। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। प्रशासन की लापरवाही कहूं मैं कि जब वो बन रहा था तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, तब तो ऐसी स्थिति आई। और भी तो पुल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। सिवनी में पुल टूटा है तो उसकी मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं तत्काल। इस पुल का निर्माण 2 साल पहले शुरू हुआ था और इसके बनने के बाद लोगों को उद्घाटन का इंतजार था ताकि वो इसे इस्तेमाल कर सकें। झारखंड के बोकारो में एक स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो इतनी तेजी से फैली कि इसने प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। आग की वजह से प्लांट से उठ रहा धुआं भी पूरे इलाके में फैलने लगा। आग लगते ही प्लांट में मौजूद सभी कर्मचारी बाहर आ गए, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में फायर ब्रिगेड ने आकर कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। तुर्की और ग्रीस के खुलकर सामने आने के बाद भूमध्य सागर में जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात तब और बिगड़ गए जब तनातनी के बीच ग्रीस ने समंदर में अपना जंगी बेड़ा उतार दिया और इस जंगी बेड़े ने तुर्की के बेहद करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में ग्रीस के कई जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। इन जहाजों के अलावा ग्रीस के लड़ाकू विमान भी समंदर के ऊपर उड़ते नजर आए। इस अभ्यास से तुर्की और भड़क गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने ग्रीस के साथ फ्रांस को भी जंग की खुली चुनौती दे डाली। Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. इससे पहले तुर्की और ग्रीस के लड़ाकू विमानों के आमने सामने आने से तनाव गहरा गया। तुर्की ने आरोप लगाया कि ग्रीस के F-16 विमानों ने उसके इलाके में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें खदेड़ दिया गया। तुर्की ने इस झड़प का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके विमान ग्रीस के विमानों पर निशाना साधते नजर आए। बिहार में शरद यादव महागठबंधन को झटका दे सकते हैं।
शरद यादव के फिर से जेडीयू में शामिल होने की अटकलों पर घमासान छिड़ गया। शरद यादव ने 2018 में जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। यही नहीं, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जेडीयू ने बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उनकी वापसी के संकेत दिए। जो राष्ट्रीय जनता दल की मानसिकता है उसके चलते लोग परेशान हैं, भगदड़ तो मचना तय है। हालांकि आरजेडी ने इन अटकलों को गलत ठहराया और भरोसा जताया कि शरद यादव महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। शरद यादव जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। यूपी के मथुरा में सरियों से भरी मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक टीएमसी नेता ने कोरोना मरीज को बाइक से अस्पताल पहुंचाया। कोरोना की चपेट में आया ये मरीज काफी देर से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद पीपीई किट पहनकर टीएमसी नेता सत्यकाम प्रमाणिक वहां पहुंचे और उन्होंने इस मरीज को अपनी बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निशानेबाजों को अभ्यास की मंजूरी दे दी, जिसके बाद बुधवार से दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में खिलाड़ी अपना अभ्यास शुरू कर देंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना के खतरे से बचने के लिए खिलाड़ियों को अपना खास ध्यान भी रखने के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में 3 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। इनमें एक पुलिस वाले को जबरन रिटायर कर दिया गया, जबकि 2 पुलिस वाले बर्खास्त कर दिए गए। इन सभी पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाने का दोषी पाया गया, जिसके बाद इन पर यह कार्रवाई की गई। अप्रैल में मुंबई के पास पालघर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी थी। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी में पानी बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों की मुश्किलें बढ़ गई। बाढ़ का पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसके बाद सड़कें, गलियां सब नदी में तब्दील हो गए। कई इलाकों में पानी के साथ कचरा भी सड़कों पर तैरता दिखाई दिया। लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब बाढ़ का पानी उनके मकानों में घुसने लगा। कई मकान तो पानी में आधे डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर टेंट लगाकर खुली जगह पर रहने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक की पुलिस हिरासत में मौत होने पर जमकर हंगामा हुआ। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उस युवक की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई। हंगामे के बाद उस मामले में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले उस दलित युवक के परिवार वालों और इलाके के दूसरे लोगों ने खूब बवाल मचाया। जैसे ही उन्हें उस युवक की मौत के बारे में पता चला, उन्होंने रात में ही सड़क जाम कर दी। इन लोगों ने गाड़ियों को आने जाने से रोका। इस दौरान उन्होंने एक ट्रक के शीशे फोड़ दिए। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरदस्ती हटाया गया, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले लोग यहां वहां दौड़ते दिखे। उस युवक की मौत से आग बबूला लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। 3 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख करके उसको मारा पीटा गया। इसकी वजह से उस बच्चे की मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने उसकी मौत की अलग वजह बताई। प्रथम दृष्टया कोई भी शारीरिक चोट नहीं थी जब वो पहुंचे थे, और लगभग 2.5 घंटे उपचार के बाद दुर्भाग्य से 11 बजे के आसपास उनकी जिला अस्पताल रायबरेली में मृत्यु हो गई। यही वजह रही कि लोग फिर भड़क गए और अगले दिन सुबह उन्होंने फिर से सड़क पर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने उस युवक को 14 घंटे से ज्यादा समय तक थाने में रखने के आरोप में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। मुंबई में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा मुंबई के क्रोफोर्ड मार्केट इलाके में रात करीब 9:15 बजे हुआ। बताया गया कि जनता होटल के सामने वाली सड़क से बेकाबू तेज रफ्तार कार ने होटल के बाहर खड़े 8 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। नीट और जेईई की परीक्षाओं के खिलाफ देश भर में जारी घमासान के बीच लखनऊ में भी जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई, समाजवादी छात्र सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, जिसके लिए वो पुलिस से भी भिड़ गए। कई कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगा। पुलिस की कड़ी चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डेरा डालकर बैठ गए। उन्हें घसीटकर वहां से हटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब बात हाथ से निकलने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गईं। सामने आई एक तस्वीर में एक कार्यकर्ता के सिर से खून बहता दिखा।
इसके बाद प्रदर्शन ने तो बड़े हंगामे का रूप ले लिया। इस घटना की वजह से राजभवन जाने वाला रास्ता काफी देर तक बंद रहा। पुलिस की कार्रवाई से भी वहां तनाव का माहौल पैदा हो गया। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद सड़कों पर जूते, चप्पलें और टोपियां पड़ी दिखीं। समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के नेताओं ने नीट और जेईई की परीक्षाएं कराने के फैसले को केंद्र सरकार की तानाशाही बताया। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि परीक्षा के लिए लगभग सभी छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस पर बातचीत करने की जानकारी दी। मैंने सभी देश के लगभग आदरणीय मुख्यमंत्रीगण से अपील की है, बातचीत की है कि वो अपने राज्य में, जिस राज्य में आप परीक्षा दे रहे हैं, जिस राज्य के आप निवासी हैं, वो राज्य आपको पूरी तरीके से मदद करेगा, सहयोग करेगा। एलएसी पर पेंगोंग झील के पास चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद अब भारतीय सेना ने अपने इलाके में मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। 29 और 30 अगस्त की रात इसी इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। अब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशन बटालियन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ों की चोटियों पर मुस्तैद है, ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत नाकाम किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन को हाल ही में इस इलाके में तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने अपने उन इलाकों पर पकड़ और मजबूत बना ली है जिन्हें चीन अपना बताता है। चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जे की साजिश रच रहा था। अमेरिका की वायुसेना ने रूस के 6 विमानों को खदेड़ दिया। अमेरिकी फौज को रूस के 6 विमान उत्तरी अमेरिका के अलास्का के पास होने की खबर मिली थी। और अमेरिका के मुताबिक रूस के विमान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने 2 सबसे आधुनिक विमानों F-22 को मोर्चे पर भेजा, जिन्होंने रूस के 6 Tu-142 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्कों के विमान जब आमने सामने आए तो दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। दोनों की सेनाओं में टकराव की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका की सरहद के बेहद पास समुद्र में रूस की एक सबमरीन को देखा गया था। सबमरीन पानी के अंदर नहीं बल्कि सतह पर देखी गई, जिसे अमेरिका को रूस की सीधी चुनौती के तौर पर देखा गया। रूस की इन शरारतों ने अमेरिका को उकसाने का काम किया, इसीलिए व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर रूस की सेना को गैर पेशेवर तक कह दिया। रिया चक्रवर्ती को आज भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए मुंबई के डीआरडीओ के गेस्ट हाउस बुलाया है। पहले कल भी रिया से सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी भी सामने मौजूद था। पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि सुशांत का डेबिट कार्ड रिया के पास था और वो धड़ल्ले से पैसे अपने और अपने भाई के ऊपर उड़ा रही थी, जबकि सामने ही बैठी रिया ने इससे इनकार करते हुए कहा कि सुशांत उनके लिए शॉपिंग करता था। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि घर के खर्चे को लेकर भी सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही करती थी। हालांकि रिया ने सिद्धार्थ के इस दावे को भी नकार दिया।